हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हम यहाँ पर nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसमें इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कवर होगी और उस फर्स्ट एक्सरसाइज में हम निकालना सीखते हैं CF। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन का CF कैसे फाइंड करते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वर्किंग रूल CF का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने का वो डिस्कस होगा। और CF के चार मेथड, चार केस होते हैं। चारों के चारों केस आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिट 1 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और लेक्चर का हमारा कंटेंट रहेगा कि हम डिफाइन करेंगे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर की विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। फिर हम जानेंगे कि उसका जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसका रूल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसको हम CF और PI कहते हैं। और मेन आपका रहेगा CF के रूल्स और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, रूल्स टू फाइंड CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने का रूल क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, और CF के सारे वेरिएशन के क्वेश्चन करेंगे। सभी रूल्स को हम क्लियर करने वाले हैं आज की इस लेक्चर में। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो CF है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आज की इस लेक्चर की फर्स्ट एक्सरसाइज होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए। इस CF का यूज आगे, क्योंकि आगे की जो वीडियोस आएगी उसमें PI के मैं आपको 7 मेथड बताने वाला हूं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के 7 मेथड बताऊंगा। हर क्वेश्चन में CF तो निकलेगा ही निकलेगा। तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से समझ लेते हैं और CF को निकालना सीख लेते हैं तो आप आगे की सभी वीडियोस में, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स इसमें है, 5 चैप्टर इस यूनिट में है। ठीक है, और पांचों के पांचों चैप्टर में CF का और PI का मेन रोल रहेगा। ये बेस चैप्टर है जो हमने स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो CF को अच्छे से समझ के चले ताकि आप आगे जब भी इसका यूज हो तो आप आराम से CF निकाल सके। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको मैं शॉर्ट में आगे LDE लिखूंगा, ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। नाम से क्लियर है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिफाइन करेंगे लीनियर होगी। लीनियर यानी कि y और डेरिवेटिव्स जितने भी आपके होंगे सब के सब 1 पावर 1 डिग्री में होंगे और कहीं पर भी y की और डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई नहीं होगी। जो डेफिनेशन है लीनियर की वो सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। और nth ऑर्डर यानी कि इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव आपको n ऑर्डर का दिखाई देगा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि जो y है और डेरिवेटिव्स है उनके जो कोफिशिएंट होंगे, उनके जो साथ में होंगे मल्टीप्लाई में, वो हमेशा कांस्टेंट होंगे। तो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, हमने nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई यहाँ पर, dny अपॉन dx की पावर n प्लस a1 dn माइनस वन वाई अपॉन dx की पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 an माइनस वन dy अपॉन dx और लास्ट में प्लस an y इक्वल टू qx। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन की है जहां पर a1 a2 an ये सभी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव चूंकि nth ऑर्डर का है dny अपॉन dx की पावर n, तो इसका मतलब ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर तो है ही क्योंकि आप देख सकते हैं कि y की पावर dy अपॉन dx की पावर जितने भी डेरिवेटिव है सबकी पावर, सबकी डिग्री 1 है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट n ऑर्डर की। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसको हम आगे वर्किंग रूल में भी यूज करेंगे और आगे इस चैप्टर में यूज करते रहेंगे। इसकी दूसरी फॉर्म ये होती है कि हम जो आपका ये d अपॉन डी एक्स होता है, d अपॉन डी एक्स, इसको हम कैपिटल D की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं वही करूंगा यहाँ पर, है ना। इसको मैं कैपिटल D की फॉर्म में लिख देता हूं। तो इसको अगर कैपिटल D की फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे बनेगा DNY। ठीक है, यहां पर बनेगा आपका A1
डी एन माइनस वन, ठीक है, वाई, और प्लस डॉट 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 लास्ट में जाके आपको मिलेगा ए एन माइनस वन, और ये डी वाई, और प्लस ए एन वाई। चूंकि y सब में आएगा तो y को मैं सब में से कॉमन ले लेता हूं इस तरीके से बाहर, और इक्वल कोई x का फंक्शन होगा qx, है ना। इक्वल में कोई कैसा फंक्शन होगा, एक x का फंक्शन होगा जिसको हमने जनरली नाम दिया qx। कोई भी x का फंक्शन हमारा ये हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने डिफाइन की है, इसको कह लो या इसको कह लो, ये हमारी nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो है a1 a2 an, ये जो आपको मैंने यहाँ पर बताया है ये कांस्टेंट है, तभी तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बनेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, और जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर खाली सॉल्व लिखा आता है, आपको खुद पहचान करना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए आप चलेंगे, ठीक है। अब ये आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एन ऑर्डर की डिफाइन की। अब इसको हमें करना क्या है, इस पूरे चैप्टर में सॉल्व करना सीखना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सीएफ निकालना सीखना पड़ेगा और पीआई निकालना सीखना पड़ेगा। सीएफ के 4 मेथड जो कि आज के इस लेक्चर में कवर होंगे, और पीआई के 7 मेथड होंगे जो कि आगे की वीडियोस में मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन की। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो जानेंगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो होता है, क्योंकि आपको पता है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें है, हमें सॉल्व करके y की ही वैल्यू लानी है x की फॉर्म में, है ना। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, वो होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। और अगर यहां पर बात करें CF की, बात करें CF की, तो CF होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बात करें PI की, तो PI होता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। आपको दो चीजें हर क्वेश्चन में निकालनी होगी, एक तो होगा CF और दूसरा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब ये CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है ना। तो हमें हर क्वेश्चन में यही CF PI निकाल करके दोनों को जोड़ना होता है और y के बराबर लिखना होता है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। अब ये CF और PI है क्या, इसको मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताने वाला हूं। इस CF को कैन बी फाइंड फ्रॉम द LHS ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने DE की फॉर्म में लिखा है शॉर्ट में, है ना। जो CF होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपकी ये लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसका यूज करते हैं CF को निकालने के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल PI की बात करें, तो PI को कैन बी फाइंड फ्रॉम RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड से फाइंड करते हैं, जो राइट हैंड साइड की होगी QX, इसका यूज करते हैं, और इसका यूज करके हम PI पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया इसको फाइंड करने का तरीका। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है वो समझिएगा। मेन डिफरेंस ये होता है कि जो CF होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंटेन्स नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी CF होगा उसमें उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। मतलब अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n है, तो उसमें n ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। अगर दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे CF में। अगर तीन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो तीन ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको CF में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो CF में क्या होता है, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें आएंगे, और आपको लाने भी है, ठीक है। कभी भी दो कांस्टेंट सेम मत रखना, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही देखना, जितना ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे CF में आने चाहिए। बात करते हैं PI की, ठीक है ना। PI क्या होता है, डज नॉट कंटेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो इसका मतलब इसमें कांस्टेंट होंगे ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, PI की अगर बात करें, डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। PI पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये कॉमन डिफरेंस होता है। CF में आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होंगे, और PI में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता।
CF को हम डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड करते हैं और PI को हम डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड से फाइंड करते हैं। CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को जोड़ करके अगर y के बराबर लिख दे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाता है, जो कि आपको इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में करना है। और ये बेस चैप्टर है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया तभी आपको आगे के जो चैप्टर्स है वो आएंगे, क्योंकि ये बेस चैप्टर है तो इसका सभी के सभी चैप्टर्स में आगे यूज होगा। मतलब ये कह लो कि CF PI अगर आपको नहीं निकालना आता तो इसका मतलब आप कोई भी चैप्टर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि CF PI के बगैर एक भी क्वेश्चन आगे किसी भी चैप्टर का किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल हम डिस्कस करने वाले हैं CF। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करना। बात करते हैं हम CF किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे फाइंड किया जाएगा। इसके मेनली चार केस होते हैं, चार मेथड होते हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल्स। तो वर्किंग रूल फॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए वर्किंग रूल क्या रहता है ये समझिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपको, कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है। और ये फॉर्म जस्ट मैंने अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड में आपको बना के दिखाई थी, है ना। जो भी dy/dx dy/dx स्क्वायर होगा उसको कैपिटल D ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। और आगे जो कि थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन हो जाती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी इसको नाम दिया मैंने। शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या कहा कि ये जो हमारा है यहां से लेकर यहां तक जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये हमारा कैपिटल D का फंक्शन होगा, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया फंक्शन ऑफ कैपिटल D। और इनटू में आपका क्या है, इनटू में है हमारा y, तो इनटू में हमने रख लिया y और इक्वल में है qx। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई इसकी। कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि कोई d का फंक्शन इनटू y इक्वल में रहेगा qx। ये d का फंक्शन होगा, है ना। इसमें डी डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहली स्टेप है कि आपको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैपिटल डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरी स्टेप पर चलते हैं। दूसरी स्टेप आपको कहती है फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको हम शॉर्ट में लिख करके चलेंगे A.E। A.E का मतलब होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन बाई टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बनेगा d की फॉर्म में उसको हमें 0 के बराबर लेना है ना। तो ये हमारा जो y का कोफिशिएंट है वो d का फंक्शन है, या फिर आप कह लो ये जो मैंने पिंक कलर से अंडरलाइन किया जो ब्रैकेट में लिखा है y के साथ में, ये y का कोफिशिएंट है। अगर ये y का कोफिशिएंट है तो हमें इसी को 0 के बराबर ले लेना है। इसको 0 के बराबर अगर ले ले, या कह दो यहाँ पे y का कोफिशिएंट fd है, fd को अगर 0 के बराबर ले ले, d के फंक्शन को अगर 0 के बराबर ले ले तो वो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो 4 पावर में बनेगी, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो 3 पावर में बनेगी, अगर 2 है तो 2 पावर में बनेगी। मतलब जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतनी ही पावर में ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। और ये आपको पता है कि अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट होते हैं, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 पावर में उसके 2 रूट होंगे, 4 पावर में है तो 4 रूट होंगे, 6 पावर में है तो 6 रूट होंगे। रूट की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगली स्टेप में हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट फाइंड करने हैं, उसी पर ही हमारा CF डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेप 3 फाइंड द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमें क्या करना है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं एंड अप्लाई द रूल्स फ्रॉम द टेबल। और ये जो टेबल मैं आपको नीचे बताने वाला हूं, ठीक है, इस टेबल को आपको यूज करना है। ठीक है, और ये टेबल चार हिस्सों में चार हिस्सों में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि चार मेथड CF के हैं तो मैं चार टेबल डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल्स। ये हमारी टेबल नंबर 1 है जिसमें मैं केस 1 डिस्कस करूंगा, आगे केस 2, आगे केस 3, आगे केस 4। चार केस हमारे CF के हैं जो कि आपको सीखने हैं। देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर इसके रूट निकाले तो रूट जो आएंगे वो डिपेंड करते हैं कि वो रियल और डिस्टिंक्ट भी आ सकते हैं, वो रियल और इक्वल भी आ सकते हैं, वो रूट हमारे कॉम्प्लेक्स रूट भी आ सकते हैं, और वो रूट हमारे सर्ड भी आ सकते हैं। सर्ड रूट क्या होते हैं आगे आपको पता लग जाएगा। तो चार टाइप के हमें रूट देखने को मिल सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। तो जिसमें सबसे पहला केस हमारा है, पहला मेथड ये है
मैंने लिखा ऊपर नेचर ऑफ रूट्स एक तरफ कि कैसे रूट आए हैं, और इधर मैं लिखूंगा CF हमने क्या लिखना है। तो केस वन हमारा ये होता है कि केवल और केवल आपके पास एक ही रियल रूट आए। कैसा रूट आए आपके पास? केवल और केवल एक ही रियल रूट आए, और उसको हमने नाम दिया M1 का। अगर आपके पास एक ही रियल रूट है M1, तो उसका CF होगा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1 और e की पावर में जो रूट आया है इंटू एक्स, e की पावर में जो रूट आया है इंटू एक्स। सिंपल सा मेथड है। फिर अगर आपके पास टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाए, मतलब दो रियल और अलग अलग रूट आए, और उस रूट का मैंने नाम दिया, एक का नाम दिया M1, दूसरे को नाम दिया M2। अगर दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं तो CF होगा C1 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट e की पावर में जो रूट आया है इंटू एक्स, और C2 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट और e की पावर में जो दूसरा रूट आया है इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा CF का तब मेथड लगाएंगे हम जब हमारे पास दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। सेम तरीके से तीन रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए आपका होता है। ठीक है, थ्री रियल और डिस्टिंक्ट रूट, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तीन रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ सकते हैं, और वो हमने रूट्स माने M1 M2 M3। मैंने मान लिया तीन रूट है तो CF सेम होगा, इसी टर्म्स को बढ़ा देंगे जैसे ऊपर बताया रूल आपको। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट e की पावर में जो रूट आया है इंटू एक्स, C2 e की पावर में दूसरा रूट इंटू एक्स, प्लस C3 e की पावर में तीसरा रूट इंटू एक्स। तो इस तरीके से हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को ले सकते हैं, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के साथ में आपको देखना है रूट क्या क्या है, उसी को e की पावर में इंटू एक्स के साथ लिखना होता है। ये हमारा CF का मेथड नंबर 1 है, या केस 1 इसको आप कह सकते हैं। अब इसी केसेस को मैं अप्लाई करवा करके दिखाता हूं आपको दो तीन एग्जांपल्स में। जैसे कि, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ना पीआई हम निकालना नहीं सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में केवल CF पे हमें फोकस करना है। तो CF निकलता है डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से, पीआई निकलता है डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड से। तो इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में आपको इक्वल में जीरो दिखाई देगा। इक्वल में डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या दिखाई देगा? जीरो दिखाई देगा। और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वल में जीरो दिखाई देता है, तो इसका मतलब वहां पर जो पीआई की वैल्यू है वो जीरो होगी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपको इस एक्सरसाइज में इक्वल में जीरो दिखाई देगा, तो पीआई डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, क्योंकि पीआई को हम राइट हैंड साइड से फाइंड करते हैं और सीएफ को हम लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड करते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसको सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें कैपिटल डी की फॉर्म में लिखना होता है। और अगर कैपिटल डी की फॉर्म की बात करें तो ये बनेगी आपकी, डिटेल में अगर लिखो तो डी स्क्वायर वाई प्लस 5dy और प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा d अपॉन डी एक्स होता है उसको हम कैपिटल डी लिख सकते हैं। अगर ऐसे यूज करेंगे तो आपकी डी कैपिटल डी की फॉर्म में आएगी, लेकिन y जो है हर टर्म में आता है, इसलिए हम y को हर बार कॉमन लेके लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर y को कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 5d और प्लस 6 और इंटू में y इक्वल टू 0। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो कैपिटल डी की फॉर्म में इस तरीके से लिखी जाएगी। अब हमें बनानी है दूसरे स्टेप में इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू रूल इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को हर बार a रूट ई की फॉर्म में लिखूंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी कि जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट होगा ये d का फंक्शन, y के कोफिशिएंट होगा d का फंक्शन, इसको जीरो लेना होता है। डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। और फिर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के निकालने हैं रूट। इसके रूट आप निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली जो आपने क्लास 9 10th में रूट्स निकालना सीखा है वो मेथड आप लगाइए, या आप फिर इसमें इसके रूट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेटर की एक लेक्चर सीरीज बना रखी है जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है, और उसमें बताया है कि जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे तो रूट को कैसे रीड करते हैं, रियल और इक्वल रूट आएंगे तो रूट को कैसे रीड करते हैं, और इंपॉर्टेंट है वहां पर कि कॉम्प्लेक्स रूट को रीड कैसे करते हैं। कैलकुलेटर से आप रूट तभी निकालेंगे जब आप उसमें एक्सपर्ट होंगे, मतलब आपको जो मैंने कैलकुलेटर की लेक्चर सीरीज बना रखी है उसमें देख करके अच्छे से समझ लीजिए कि कैलकुलेटर से रूट कैसे निकलता है। ठीक है, तभी आप कैलकुलेटर को छेड़ना, अदरवाइज डायरेक्ट करो। डायरेक्ट में 2 से 3 मिनट लगेगी, कैलकुलेटर से मुश्किल से 30 सेकंड्स में आप रूट निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन उसमें रूट को रीड करना मेन होता है, अगर आपने रूट को गलत रीड कर दिया तो कैलकुलेटर से आंसर सारा गलत होता है। ठीक है, इसलिए कैलकुलेटर तभी छेड़ना जब प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो यहाँ पर हम इसके रूट निकाल सकते हैं 6 के ऐसे फैक्टर जिससे 5 आए, तो हमने इसके फैक्टर बनाए डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस
3d और +6 इक्वल टू 0। अगर यहां से हमने d कॉमन लिया तो d+2 मिलेगा, और यहां से हमने 3 कॉमन लिया तो d+2 मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर इससे आप d+2 को कॉमन ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज d+2 इंटू d+3 इक्वल टू 0। यानी कि यहां से आपको d की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी -2, एक मिलेगी -3। तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट यहाँ पे आपको देखने को मिले, दोनों रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। और ये बनेगा आपका केस 1। केस 1 में भी कौन सा पार्ट बनेगा, सेकंड वाला। जब दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं तो रूल ये कहता है आपको कि C1 e की पावर में जो रूट आया है इंटू एक्स, प्लस C2 e की पावर में जो दूसरा रूट है इंटू एक्स, तो यही रूल हम लगा देंगे CF का। देयरफॉर यहाँ पर जो CF होगा वो होगा C1 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू एक्स, प्लस C2 e की पावर में सेकंड रूट इंटू एक्स। ये हो जाएगा हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का केस 1 मेथड 1 से CF, क्योंकि टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट थे। और चूंकि इक्वल का पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का 0 है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि यहाँ पर जो PI आएगा, PI हमेशा 0 के बराबर होगा, क्योंकि इक्वल का पार्ट 0 है। ठीक है, और लास्ट में जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है आपका y इक्वल टू CF प्लस PI, यानी कि दोनों को हमें ऐड करके लिखना होता है अकॉर्डिंग टू रूल। तो y इक्वल टू, जो चूंकि PI 0 है तो जो y इक्वल टू CF होगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा या कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इसका फाइनल सॉल्यूशन फाइंड किया। 2 नंबर से ज्यादा में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल मैंने क्यूबिक इक्वेशन को लिया है ना। ये हमारी कैपिटल D की फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जिसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन करके इसको लिख लिया। फिर आप जानते हैं कि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, यानी कि y का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, जो कैपिटल D की फॉर्म में है, उसको मैंने 0 के बराबर रखा, और 0 के बराबर रख के हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट फाइंड करने हैं। पहला मेथड तो कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर की प्रैक्टिस होगी तभी आप छेड़ना कैलकुलेटर को। ठीक है, या दूसरा मेथड इसमें है जो क्लास 9-10 में आपने डायरेक्टली किया था। क्यूबिक इक्वेशन हो, 4 पावर की इक्वेशन हो, 5 पावर की इक्वेशन हो, सब में यही रूल लगता है कि आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। वो वैल्यू 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, इस तरीके से आपको रखते हुए जाना है। हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट उसका फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर आप अगर देखिए तो इसमें हम अगर d को 1 रख दे, अगर इसमें आप d को 1 रख देते हैं, तो d को 1 रखने पर आपको मिलेगा 1 की पावर 3 यानी कि 1, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी कि -6, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 यानी कि प्लस के 11, यहाँ पर माइनस के 6, -6 -6 12, और 11 + 1 12, सोल्व करके कितना आएगा 0। यानी कि d को 1 रखने पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि d इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, और d-1 इसका एक फैक्टर है, d-1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर d इक्वल टू 1 है तो 1 को उधर लेके आएंगे तो d-1 इसका एक फैक्टर बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक फैक्टर फाइंड कर लेना है इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से। फिर उस फैक्टर से इसको डिवाइड करना होता है, और इसको डिवाइड करके क्यूबिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो डिवाइड करना आप जानते हैं कि d-1 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप एज यूजुअल सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर फॉर्म में है या श्रीधराचार्य रूल लगाना पड़ सकता है। मैं यहाँ पर आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, शॉर्ट मेथड, कि d-1 जो आपका फैक्टर आया है, चूंकि इसमें पावर 3 है, इस d-1 को 3 जगह पे आप रख लीजिए, d-1 को 3 जगह पे रख लो। हमें चाहिए d की पावर 3, तो d की पावर 3 लाने के लिए हमें यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, d स्क्वायर से, तो ये बनेगा d की पावर 3 माइनस d स्क्वायर। हमें चाहिए माइनस के 6d स्क्वायर, माइनस का 1d स्क्वायर हमारा आ गया। कितने और बचे हमारे, -5d स्क्वायर बचे, तो -5d से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और -5d से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5d स्क्वायर प्लस के 5d आ जाएगा। ठीक है, देखो उनको दोनों को ऐड करके ये -6d स्क्वायर ही बनेगा। हमें चाहिए प्लस के 11d, और यहाँ पर आ गए आपके प्लस के 5d। हमें 6 और चाहिए, तो 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये हो जाएगा 6d माइनस 6, दोनों को ऐड करेंगे 11d आएगा और माइनस 6 हमें चाहिए था, आ गया। इसको सॉल्व करो, यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। और इसको हमने फैक्टराइज फॉर्म में जैसे ऊपर लिखा ऐसे लिख दिया। और हम इसको क्या कर सकते हैं, d माइनस वन को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यदि d माइनस वन को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा d माइनस वन और डी स्क्वायर माइनस 5d और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, या तो आप d माइनस वन से डिवाइड करके जो आपको मेथड आता है उससे कर रहे हैं, शॉर्ट तरीका ये भी है, अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली जाए तो सेकंडों में आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक फैक्टर से हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदला। और इसके फैक्टर जस्ट आपने पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, है ना। इसके फैक्टर अगर करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3d, 6 के ऐसे फैक्टर जिससे 5 बने, तो आपका 3 टू जा 6 होता है, दो ऐड करके 5 बनेगा। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। और यहां से आपको मिलेगा d माइनस वन, और इसमें से d कॉमन लिया, d माइनस टू माइनस 3 कॉमन लिया, d माइनस टू और इक्वल टू 0। और यहां से आपको मिलेगा d माइनस वन, अंदर से कॉमन लिया d माइनस टू और फिर बचेगा आपका d माइनस थ्री इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन यू विल गेट द रूट्स ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। और यहाँ पर अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स आए 1 2 3, तीनों के तीनों रियल रूट है और साथ ही साथ में डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग भी है। अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट हमें मिलते हैं तो केस वन, मेथड वन सीएफ का लगता है। और मेथड वन ये कहता है कि जो सीएफ है कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट e की पावर में दूसरा रूट इंटू एक्स, ठीक है, प्लस C3 तीसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट और e की पावर में तीसरा रूट इंटू एक्स। इस तरीके से CF केस वन मेथड वन से लिखा जाता है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अलग अलग ही रखना, कभी भी ऐसा मत करना कि यहाँ पर भी C1 यहाँ पर भी C1 यहाँ पर भी C1, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये है CF, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होगी। तो यहाँ पर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पर d3 की मैं बात करूं तो d3 का मतलब होता है d3y अपॉन dx क्यूब। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 3 ऑर्डर है। इसीलिए इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको इन्वॉल्व कराने ही पड़ेंगे। 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आपको इन्वॉल्व कराने ही पड़ेंगे, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चूंकि इसमें इक्वल का पार्ट जीरो है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि यहाँ पर पी जो है जीरो है। और जो जनरल सॉल्यूशन होगा CF और पी को ऐड करके मिलता है, यानी कि जो CF है वही इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x। तो अगर आपके रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, ये मैंने 2 रूट और 3 रूट के लिए करा दिया, अगर 4 रूट डिस्टिंक्ट आते हैं तो उसके लिए भी एक टर्म और बढ़ जाएगी, 5 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे तो एक टर्म और बढ़ा देना। ठीक है, तो जितने रूट्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग CF का केस वन अप्लाई होगा। अब आगे इसमें आता है दूसरा केस, CF को निकालने का सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड ये है कि जब रूट्स हमारे जो है इक्वल हो जाए, रियल हो और साथ ही साथ में क्या हो, इक्वल हो, तो CF को कैसे लिखते हैं। एक तरफ लिखा मैंने नेचर ऑफ रूट्स और दूसरी तरफ CF, और CF का केस टू। केस टू में मैं डिस्कस करने वाला हूं जब आपके पास दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आए और उन रूट का आपने नाम दिया m, मतलब दोनों रियल है, सॉरी, टू रियल एंड इक्वल रूट आए, डिस्टिंक्ट नहीं, इक्वल रूट आए, दोनों रियल है और इक्वल है, m और m दोनों के दोनों रूट क्या है, इक्वल है। मतलब कैलकुलेटर चलाओ या आप डायरेक्टली सॉल्व करो, इक्वल रूट आपको देखने को मिलेंगे इस केस में, है ना। अगर दोनों रूट इक्वल है तो CF लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1 प्लस C2x और ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे और e की पावर में जो रूट है m, e की पावर में mx। तो ये हमारा दो रियल और इक्वल रूट के लिए होगा। सेम तरीके से अगर आपके पास तीन रियल एंड इक्वल रूट्स आए और उसको हमने नाम दिया m m m, तीनों रियल और इक्वल रूट हो, तो CF में क्या होगा, जो जस्ट ऊपर वाली टर्म है उसमें एक टर्म और बढ़ जाएगी, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ये C3 होगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e की पावर में जो रूट है इंटू एक्स। तो ये हमारा CF उस केस में निकाला जाता है जब आपके रियल और इक्वल रूट आते हैं। ठीक है,
ये मैंने आपको 2 रियल और इक्वल रूट के लिए बताया, 3 रियल और इक्वल रूट के लिए बताया। अगर 4 रियल और इक्वल रूट आएंगे तो उसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी, प्लस c4x⁻³ मतलब इसमें क्या होता है, पोलिनोमियल फॉर्म बनानी है, c1 c2 c3 c4 कांस्टेंट लेने हैं। पहली टर्म में x⁻0, दूसरी टर्म में x⁻1, तीसरी टर्म में x⁻2 और नेक्स्ट टर्म में x⁻3। तो अगर 4 रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे तो उसमें प्लस c4 x⁻3 एडिशन में आ जाएगा और e⁻mx तो बाहर एज इट इज ही चलेगा। ठीक है, तो ये दो वाला ही ज्यादातर यूज होता है जिसको मैंने यहाँ पर आपको बताया। चलिए इसको अप्लाई भी करता हूं मैं, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो सॉल्यूशन हम इसका करेंगे। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करें, इसको बदल लेते हैं पहले कैपिटल डी की फॉर्म में। अगर कैपिटल डी की फॉर्म में बदले तो ये होगा d² - 6d, है ना, और प्लस 9 और y = 0। ये हमारी जो है कैपिटल डी की फॉर्म में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और अगर ये कैपिटल डी की फॉर्म में आई है तो हम बना लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी यहाँ पर आएगी d² - 6d + 9 = 0। y के कोफिशिएंट को 0 ले लेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। और इसको आपको रूट निकालने तो आप कैलकुलेटर से निकालिए या फिर आप डायरेक्टली जो आपको मेथड आते हैं उससे निकालिए फैक्टर फॉर्म में करके। अगर इसको देखा जाए तो ये d - 3 का होल स्क्वायर है डायरेक्टली। अगर आप d - 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आपको इक्वेशन मिलेगी। इसका मतलब d - 3 = 0, क्योंकि पावर 2 है तो इसी सेम चीज को हम दो बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर की पावर है वो 2 है। तो d - 3 = 0। तो यहां से भी आपको d = 3 मिला और यहां से भी आपको d = 3 मिला। यानी कि दो रियल और इक्वल रूट हमारे यहाँ पर आए हैं, 3 3। दो रियल और इक्वल रूट आए हैं। अगर दो रियल और इक्वल रूट आते हैं तो CF लिखा जाएगा केस 2 वाले मेथड से। और केस 2 आपको ये कहता है कि C1 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस C2x और e की पावर में जो रूट है 3 इंटू एक्स, ये CF होगा। और चूंकि इक्वल का पार्ट 0 है तो PI हमेशा 0 रहेगा। और जनरल सॉल्यूशन आप जानते हैं कि y = CF + PI हमारा होता है। दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो आपका जो CF है वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमने मेथड लगाया, केस 2 या मेथड 2 आप इसको कह लो। जब दो रियल और इक्वल रूट आएंगे तो ये मेथड हमारा लगेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे CF से इस सॉल्यूशन को करके दिखाया है। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल, क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो सॉल्यूशन करते हैं इस इक्वेशन का। ठीक है, इस इक्वेशन में देखा जाए तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज y के कोफिशिएंट को 0 रखना होता है, d³ + 3d² और प्लस 3d और प्लस 1 = 0। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का पहला तरीका कैलकुलेटर, जिसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि आप हाई स्कूल वाले मेथड से सॉल्व कीजिए, या तो उसमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसको सेटिस्फाई करे, फिर वही उसको 3 पावर है 3 बार लिख लेना या डिवाइड कर लेना, जैसे मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, है ना। और अगर इसको सिंपली देखा जाए तो ये है क्या, ये है आपका d+1 की पावर 3 का फॉर्मूला डायरेक्टली। कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा है a + b की जो पावर 3 होती है वो होता है a⁻³ + b⁻³ प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। ये आपका क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। अगर आप d+1 की पावर 3 का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आपको यही इक्वेशन देखने को मिलेगी। और d+1 की पावर 3 है तो इसका मतलब यही सेम फैक्टर 3 बार आपको लिखना होगा 0 के बराबर। 3 पावर है ना, जितनी पावर्स है उतने ही रूट आएंगे। 3 पावर है तो 3 ही रूट आएंगे। ठीक है, तो ये d = -1 -1 -1, 3 बार आपको d की वैल्यू मिलेगी सेम, -1 -1 -1। और अगर तीनों वैल्यू आपकी सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर CF को निकालने के लिए आपको मेथड 2 लगाना है, केस 2 लगाना है। और केस 2 में भी ये वाला लगाना है, 3 रियल एंड इक्वल रूट्स वाला। अगर 3 रियल और इक्वल रूट आते हैं तो CF ऐसे लिखा जाएगा। तो CF को मैं लिख देता हूं, देयरफॉर CF = C1 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस C2 के साथ में x प्लस C3 के साथ में x²। x की पावर बढ़ाते जानी है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई अलग अलग होने चाहिए, मल्टीप्लाई करते जाना है। C1 + C2x + C3x²। और e की पावर में जो रूट है इंटू एक्स,
-1 इंटू एक्स यानी कि -x आएगा। इक्वल का पार्ट 0 है तो पी आई यहाँ पर 0 होगा, और जो आपका सोल्यूशन होता है वो होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी कि आपको जो है लास्ट में सी एफ को और पी आई को ऐड करके लिख देना है, और ऐड करने के बाद आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपका मेथड 2 हुआ, जिसमें आपके रियल और इक्वल रूट आते हैं, तो हम सी एफ को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब आते हैं हम केस 3 पर। ठीक है, केस 3 होगा जब हमारे रूट्स जो है इमेजिनरी आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमारे रूट आएंगे, तब हमें ये केस 3 लगाना होता है। और ये आपको पता है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स रूट निकालेंगे तो वो हमेशा पेयर में आते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य रूल लगाते हैं हम। श्रीधराचार्य का रूल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है रूट निकालने का, कि x इक्वल टू, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ये हमारा श्रीधराचार्य रूल का फॉर्मूला होता है, जो कि आपने क्लास 9th में और 10th में बहुत अच्छे से सीखा होगा। फैक्टर करने के लिए या रूट्स निकालने के लिए इसको हम यूज करते थे, क्योंकि जब भी सिंपल फॉर्म में आपके रूट नहीं निकल पाते तो हमें श्रीधराचार्य रूल पे जाना होता है। श्रीधराचार्य रूल में प्लस माइनस दोनों एक साथ रहते हैं। अगर प्लस माइनस दोनों एक साथ रहेंगे और कॉम्प्लेक्स रूट आपके यहाँ पर बन जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट कब बनते हैं, जब भी अंडर रूट के अंदर निगेटिव आएगा, तो समझ लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स रूट वहां पे बनने वाले हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा इस फॉर्म में आएंगे कि a प्लस माइनस आई बी इस फॉर्म में आते हैं, या अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इस फॉर्म में हमारे कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो केस 3 जो सीएफ का है वो यही है कि एक तरफ नेचर ऑफ रूट्स, एक तरफ सीएफ को लिखेंगे। केस 3 यही है कि वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, अगर आपको एक पेयर कॉम्प्लेक्स रूट का मिले और वो पेयर का नाम हमने दिया अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, और ये आप पहले से ही जानते हैं कि अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आपके पास है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अल्फा तो होता है रियल पार्ट, शॉर्ट में लिखूंगा आरपी, और जो आई के साथ मल्टीप्लाई में है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, जो आई के साथ मल्टीप्लाई में है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट इसमें यहां पर अगर देखा जाए इस पेयर में तो अल्फा है, इमेजिनरी पार्ट देखा जाए तो आई के साथ वाले को देखना, आई को नहीं लेते, इमेजिनरी पार्ट में आई को नहीं लेते, आई के जो साथ मल्टीप्लाई में है विद साइन उसको लेना होता है। बीटा यहां पर इमेजिनरी पार्ट है। तो यदि एक पेयर कॉम्प्लेक्स रूट का है तो सीएफ को कैसे लिखा जाता है, सीएफ लिखा जाएगा ई की पावर में जो रियल पार्ट है अल्फा इंटू एक्स, ई की पावर में जो रियल पार्ट है अल्फा इंटू एक्स, फिर ब्रैकेट लगा देंगे इस तरीके से, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 और कोस बीटा एक्स, बीटा है इमेजिनरी पार्ट, आई नहीं लेना, खाली बीटा लेना, उसका पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स। तो इस तरीके से आप अगर कॉम्प्लेक्स रूट आता है, ठीक है, एक पेयर आता है तो आप ये मेथड लगाएंगे। और फिर सेम तरीके से अगर दो इक्वल पेयर हमारे कॉम्प्लेक्स रूट के आ जाए, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, टू इक्वल पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, यानी कि दो इक्वल पेयर अगर कॉम्प्लेक्स रूट के आ जाए तो सीएफ लिखा जाएगा ई की पावर में रियल पार्ट इंटू एक्स, फिर ब्रैकेट लगाना, फिर अंदर आपको वही जो इक्वल रूट्स वाला मेथड है जो पहले बताया था, C1 प्लस C2 एक्स कोस इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, फिर आगे C3 प्लस C4 एक्स साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा दो पेयर के लिए, ऐसे तीन पेयर के लिए इसको बढ़ा देंगे, तीन पेयर के लिए यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे बढ़ जाएगी, एक टर्म यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगा C3 एक्स स्क्वायर, वहां पर बढ़ जाएगा आपका C6 एक्स की पावर 3, सॉरी C6 एक्स की पावर 2, जैसे आपने इक्वल रूट्स के लिए पढ़ा वही पावर्स यहाँ पे पोलिनोमियल फॉर्म में बढ़ा देनी होती है। अब इसके लेते हैं एग्जांपल्स, है ना, कि कॉम्प्लेक्स रूट कब आते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको कैपिटल डी की फॉर्म में लिखा, फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, y के कोफिशिएंट को 0 रखे। अब हमें इसके रूट फाइंड करने हैं, और अगर इसके रूट्स की मैं बात करूं तो उसको आप सिंपली फैक्टराइज नहीं कर सकते। सिंपली अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो आपको डिटेल मेथड में जाना होगा या फिर कैलकुलेटर से करना होगा। कैलकुलेटर में, ठीक है, कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स रूट को निकालने के लिए, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। नहीं तो आप श्रीधराचार्य लगाओ, श्रीधराचार्य, ए की वैल्यू है यहाँ पर 1, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 5। फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी, सबकी वैल्यू रख देंगे अपॉन में 2 इंटू ए। और इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, डी इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर आएगा 4 - 20, 4 - 20 का मतलब अंडर रूट में -16, डायरेक्ट लिखता हूँ सॉल्व करके, और अपॉन में आएगा आपका 2। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ, डी इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -16, अंडर रूट -16 का मतलब है अंडर रूट के अंदर -1 और मल्टीप्लाई 16। ठीक है, 16 इनको अलग अलग कर देंगे, अंडर रूट -1 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 16। अंडर रूट -1 की वैल्यू सभी जानते हैं कि आई स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, तो आई की वैल्यू होगी अंडर रूट -1। तो इस अंडर रूट -1 को हम आयोटा लिख देते हैं, और अंडर रूट 16 को अगर बाहर लेंगे तो इनटू में 4 आएगा, यानी कि 4i हमारा ये बन जाएगा अंडर रूट -16 की वैल्यू, जिसको मैंने इसमें डिटेल में बताया। आगे के सभी एग्जाम्पल में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, समझ जाइएगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम लिखें तो माइनस जो अंडर रूट के अंदर है वो तो बन जाएगा आई की फॉर्म में, और 16 आ जाएगा बाहर जो कि 4 होगा डिवाइड बाई 2। और अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 को कॉमन लेके ऊपर से काट सकते हैं, -1 प्लस माइनस आई इंटू 2, ये हमें जो है एक पेयर कॉम्प्लेक्स रूट का मिलेगा। ठीक है, जहां पर रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट है 2। तो सी एफ एक पेयर अगर मिलता है तो ये वाला रूल लगता है, ये वाला रूल हम लगा देंगे, देयरफॉर सी एफ यहाँ पर होगा e की पावर में रियल पार्ट है -1 इंटू एक्स। ठीक है, इंटू C1 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू रूल, और cos इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट अलग अलग रखने हैं। तो ये हमने जो है वन पेयर अगर आपको कॉम्प्लेक्स रूट का मिलता है, ये वाला मेथड यहाँ पे लगाया। और चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे इक्वल का पार्ट 0 होगा, क्योंकि इक्वल का पार्ट 0 है तो पी 0 होगा। तो जो जनरल सोल्यूशन है y इक्वल टू सी एफ, यही हमारा यहाँ पर जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। यहाँ पर आप सी एफ और पी आई को ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, सी एफ और पी आई को अगर ऐड करेंगे तो इससे मिलेगा e की पावर -x इंटू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, और यही होगा हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इज द जनरल सोल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, या इसको आप कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, तो उसमें भी आपको क्या करना है, सीएफ और पीआई को ऐड करके ही लिखना होता है, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब दूसरे एग्जांपल आते हैं, दूसरे एग्जांपल पर आते हैं। तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जिसमें मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसको फैक्टराइज करना है, 4 पावर की इक्वेशन और फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो 4 पावर में आपको हमेशा ये देखना होता है कि अगर हर टर्म इवन पावर में है, 2 पावर में, 4 पावर में, तो उसको हम वही, जैसे आप सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसके रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो डी स्क्वायर रूट डी की पावर 4 है, तो उसके रूट्स हम निकालेंगे डायरेक्टली। इसके रूट्स निकालने के लिए 16 के ऐसे फैक्टर जिससे 8 आए, 16 के ऐसे फैक्टर जिससे 8 आए, तो ये होगा डी की पावर 4। और ये आप जानते हैं यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, हाँ ये 4 4, या तो इसको दूसरे उससे भी देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, ये दिस इंप्लाइज ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4 का, डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इससे अगर आप स्क्वायर को ओपन करेंगे तो डी की पावर 4 प्लस 16 और प्लस 4 इंटू 2 8 डी स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको अगर सॉल्व करें तो आपको दो सेम फैक्टर 0 मिलेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4 0, और यहाँ पर भी डी स्क्वायर प्लस 4 0। ठीक है, और अगर इसको देखा जाए तो डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आएगी -4, और अगर डी स्क्वायर की वैल्यू -4 है तो -4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब भी डी स्क्वायर के इक्वल में आपको माइनस दिखाई दे, इंपोर्टेंट बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको डी स्क्वायर के इक्वल में माइनस दिखाई दे उसको हमेशा आई स्क्वायर की फॉर्म में लिखना। किसकी फॉर्म में लिखना है, आई स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो डी स्क्वायर होगा आई स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और यहां से आपको डी की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस आई इंटू 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी रूट यही आएगा।
डी इक्वल टू प्लस माइनस आई इंटू टू, और ई सेम फैक्टर है, इसका भी रूट यही आएगा, डी इक्वल टू प्लस माइनस आई इंटू टू। ठीक है, इस तरीके से आप रूट निकाल सकते हैं। अगर प्लस की टर्म है, इक्वल में माइनस जाएगा तो हमेशा आई की फॉर्म में उसको आना है। इसको पूरे पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर डी आपको पेयर देगा, रियल पार्ट होगा जीरो प्लस माइनस आई इंटू टू, दूसरा पेयर भी सेम है, जीरो प्लस माइनस आई इंटू टू। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने यहां पर कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड किए, और दो इक्वल पेयर आपको कॉम्प्लेक्स रूट के देखने को मिले। यानी कि ये वाला मेथड यहां पर लग जाएगा, जब दो इक्वल पेयर कॉम्प्लेक्स रूट के आते हैं तो सी एफ ऐसे लिखा जाता है। अब हम सी एफ को लिख देंगे, देयरफॉर सी एफ विल बी इक्वल टू ई की पावर में रियल पार्ट कितना है, जीरो इंटू एक्स, फिर प्लस, सॉरी फिर इंटू सी वन प्लस सी टू एक्स इक्वल रूट के लिए, और कोस में इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर टू इंटू एक्स और प्लस, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट सी थ्री प्लस सी फोर एक्स, और इमेजिनरी पार्ट है आपका टू, तो साइन इंटू टू एक्स, और इक्वल का पार्ट जीरो है तो पी आई हमेशा जीरो होगा। तो यहाँ पर दो इक्वल पेयर थे आपके कॉम्प्लेक्स रूट के, तो हमने ये वाला मेथड यहाँ पर लगाया। रियल पार्ट का यूज होता है बाहर की तरफ, और यहाँ पर कोस और साइन के साथ में जो एंगल होता है वहां पर यूज होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से सी एफ और पी आई निकल जाएंगे। हैंस जनरल सॉल्यूशन आप लास्ट में लिख सकते हो, हैंस जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आपका होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, यानी कि आप आपको सी एफ और पी आई को ऐड करके अपने आप लिख देना है। ठीक है, वही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है, जब कॉम्प्लेक्स पेयर इक्वल आ बन जाता है आपका, तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करके उसको सी एफ को फाइंड कर सकते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसके फैक्टर में, ठीक है, जिसके रूट्स निकालने में स्टूडेंट्स हमेशा उलझ जाते हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, 4 पावर की इक्वेशन, 6 पावर की इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कि जब भी आपको क्यूबिक 4 पावर की इक्वेशन या 6 पावर की इक्वेशन दी है, उसमें आपको जो आपके अलजेब्राइक फॉर्मूले हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अलजेब्राइक फॉर्मूले लाइक ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो अलजेब्राइक फॉर्मूला है इनको अप्लाई करने की कोशिश करना। अगर ये अप्लाई करने आ जाते हैं तो फैक्टर बहुत इजीली हो जाएंगे। आपको कोशिश यही करनी है कि फैक्टर करने में अलजेब्राइक फॉर्मूलों का यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन दी आपकी डी की पावर 3 माइनस एम की पावर 3 वाई इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर डी को कह दिया कि जो डी है वो डी अपॉन डी टी है, मतलब यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है। ये ध्यान देना है भाई, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी दिया है तो इसका मतलब हमें जो आंसर लास्ट में लिखना है वो टी की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो आंसर हमें टी की फॉर्म में लिखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड होगा तो जेड की फॉर्म में आंसर लिखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होगा तो एक्स की फॉर्म में आंसर लिखना है। प्रोसेस वही है, पहले आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लो, y के कोफिशिएंट को जीरो ले लो, और y के कोफिशिएंट को जीरो लेने के बाद हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है डी क्यूब माइनस एम क्यूब। ठीक है, और जो मैंने बताया इसके हमें रूट निकालने हैं, तो पहले इसके आप फैक्टर कीजिए वही अलजेब्राइक फॉर्मूले यूज करके, और यहाँ पर फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 वाला। ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये अगर अप्लाई यहाँ करते हैं तो ए का काम करेगा डी और बी का काम करेगा एम। फॉर्मूला में अप्लाई कर देता हूं, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला साइड में जो लिखा है इसको अप्लाई किया। डी का काम करेगा, ए का काम करेगा डी, और बी का काम करेगा एम। तो मैंने इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू डाली है। अब इसको सिंपली फैक्टराइज कर देना है, डी माइनस एम इक्वल टू 0, ये पहला फैक्टर होगा, और डी स्क्वायर प्लस एम डी प्लस एम स्क्वायर, एम यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इक्वल टू 0। यहां से तो आपका रूट आ गया डी इक्वल टू एम। इसके रूट को फाइंड करने के लिए आपको श्रीधराचार्य रूल लगाना होगा, डी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू है 1,
और c की वैल्यू है m²/2 × a। और अगर इसको थोड़ा सा सोल्व हम कर ले तो ये आपको देगा -m प्लस माइनस m²-4m², यानी कि माइनस के 3m² आपको देखने को मिलेंगे अंडर रूट के अंदर, और डिवाइड में आएगा आपका 2। इसको थोड़ा सा और सोल्व करना है। इसको अगर थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये मिलेगा -m प्लस माइनस, जो अंडर रूट के अंदर -1 है वो तो आयोटा में बदल जाएगा। m² को हम बाहर निकाल सकते हैं। m² को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, m बनेगा। ठीक है, और अंडर रूट थ्री हमारा बचा रहेगा यहाँ पर, और डिवाइड में चूंकि 2 है तो डिवाइड में हमें 2 लिखना है इस तरीके से। तो यानी कि जो हमारे रूट्स आए हैं, एक तो आया है d=m, ठीक है, और एक आया है d=-m प्लस माइनस i m√3/2। 2 को मैं अलग अलग लिख दूंगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट निकल पाए। तो अगर बात करें हम रूट्स की, तो एक रूट तो है आपका d=m जो कि रियल रूट है, एक रूट है आपका i की फॉर्म में जो कि कॉम्प्लेक्स रूट है। तो अब वे क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गई जिसमें रूल्स जो है मिक्स शुरू हो जाएंगे। सीएफ के मैंने आपको केस 1, 2, 3 बता दिए। अब जो एग्जांपल्स है, ठीक है, उसमें केस 1 भी यूज होगा, केस 3 भी यूज हो रहा है। कभी कभी क्या होगा, केस 2 और केस 3 यूज होगा। तो मतलब 4 केस सीएफ के होते हैं, चारों में से कोई भी केस हमारा कोई भी 2 या 3 केस भी हमारे सीएफ के, ठीक है, एक एग्जांपल में यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 केस यूज होंगे, जो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है इसमें केस 1 लगेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स पेयर का रूट है इसमें केस 3 लगेगा, इसमें मेथड 3 लगेगा। तो इसको हम सीएफ लिख देते हैं। देयरफॉर सीएफ हमारा होगा C1 रियल रूट के लिए, रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए C1 e की पावर में जो रूट आया है इंटू एक्स, यहाँ पे हमने मेथड लगाया 1। अब इसमें जो मेथड लगेगा हमारा, ठीक है, इसमें मेथड लगेगा हमारा 3, कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ रियल रूट, और वो होता है e की पावर में जो हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट है -m/2, तो -m/2 e की पावर में इंटू एक्स, रियल पार्ट इंटू एक्स, और फिर C1 कोस इमेजिनरी पार्ट m√3/2 इंटू एक्स, प्लस C2 इमेजिनरी पार्ट m√3/2 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां पर तो हमारा लगा मेथड नंबर 1, केस नंबर 1 सीएफ का, जो रियल और डिस्टिंक्ट रूट का था। यहाँ पर लगा कॉम्प्लेक्स पेयर वाला रूट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पेयर के रूट वाला मेथड, यानी कि e की पावर में रियल पार्ट इंटू एक्स प्लस C1 कोस इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स। ठीक है, रियल पार्ट है -m/2 और इमेजिनरी, रियल पार्ट है -m/2 और इमेजिनरी पार्ट है m√3/2। आई के साथ में देखना होता है जो भी है, और चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर इक्वल का पार्ट 0 है तो पीआई हमेशा 0 होगा। हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो y=cf प्लस पी होगा। दोनों को जोड़ करके लिख देना होता है। y=cf है आपका C1 e की पावर में mx, एक मिस्टेक हमने कर दी है ना, यहाँ पर C1 कांस्टेंट हम ले चुके थे, तो यहाँ पर आपको सेम कांस्टेंट नहीं रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जल्दी में हो जाता है। यस, यहाँ पर C1 आ गया तो यहाँ पर C2 आना चाहिए, और अगली टर्म में C3 आना चाहिए। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि 3 अलग अलग कांस्टेंट आएंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 3 ऑर्डर की है, तो उसमें 3 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट सीएफ में दिखने चाहिए, है ना। अब देखो C1 C2 C3 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गए। ठीक है, तो C1 e की पावर में पहले रूट के लिए जो टर्म आई थी, फिर आगे जो ये टर्म्स है आपकी e की पावर में -m/2x, और C2 cos m√3/2x, और प्लस C3 sin m√3/2x। तो इस तरीके से हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो जब भी आपके क्यूबिक 6 पावर जितनी भी पावर की इक्वेशन बने, 4 पावर की बने, तो उसमें आप कोशिश कीजिए जो आपके 9th वाले अलजेब्राइक फॉर्मूले हैं उनको यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि स्टूडेंट्स गलत करते हैं।
इसलिए ध्यान से समझ के चलना है। सॉल्व डी की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 y इक्वल टू 0। ये 4 पावर में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, 4 ऑर्डर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 4 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आएंगे। मेन चीज है ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट फाइंड करना। ठीक है, यहां पर सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक और की है हमने, है ना। ये मिस्टेक ये थी कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था टी था, और हमने यहाँ पर आंसर को एक्स में लिखा है। ठीक है, तो ये आंसर आपका किस में आएगा, टी में आएगा, यानी कि आपको हर जगह पे एक्स को क्या कर देना है, टी कर देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इस टी को अभी एक्स ही कर देता हूँ ताकि हमारा आंसर मैच हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, यानी कि आपको आंसर एक्स में लिखना है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो आंसर टी में लिखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है तो आंसर जेड में लिखो, यहाँ पर एक्स है तो आंसर एक्स में आएगा। तो हमने क्या किया, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो बनाई, डी की पावर 4 प्लस एम की पावर 4। स्टूडेंट इसके रूट ऐसे निकालते हैं कि डी की पावर 4 इक्वल टू माइनस एम की पावर 4, और फिर माइनस मैंने बताया था अगर माइनस आएगा तो आई में बदल जाएगा, आई स्क्वायर एम की पावर 4, और फिर इसमें दो दो पावर को अलग अलग करेंगे तो प्लस माइनस आई इंटू एम स्क्वायर, फिर दो पावर को अलग करेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस आई इंटू एम स्क्वायर, और ये रूट की फॉर्म है ही नहीं, ऐसे कर देते हैं, ये गलत होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कोशिश करनी है जब भी ज्यादा पावर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की दी होगी डी की, तो उस पावर के लिए आपको देखना है कि कौन सा अलजेब्राइक फॉर्मूला हमारा लगा लगा हम सकते हैं, और जिस उस अलजेब्राइक फॉर्मूले को आपको लगाना है। ठीक है, और अलजेब्राइक फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो है सॉल्व हो पाएंगे। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे अभी किया था मैंने, इसके लिए हमें एक ट्रिक लगानी होती है। ये स्पेशल ट्रिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है डी की पावर 4 और प्लस एम की पावर 4, ये आपको दिया है, और इक्वल में दे दिया आपको 0। तो हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिक ये है कि हम इसमें 2 एम स्क्वायर और डी स्क्वायर तो ऐड करेंगे, और 2 एम स्क्वायर डी स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इसमें ट्रिक याद रखनी है आपको। ठीक है, वही सेम चीज ऐड की 2 एम स्क्वायर डी स्क्वायर, और वही सेम चीज सब्ट्रैक्ट की 2 एम स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसको हम देखिए तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए की पावर डी स्क्वायर की पावर 2 यानी कि डी की पावर 4, एम की पावर 2, एम स्क्वायर की पावर 2 यानी कि एम की पावर 4 प्लस 2 एम स्क्वायर डी स्क्वायर। ऐसे ही इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे, 2 को लिख देंगे अंडर रूट 2 और एम डी, और फिर इस सारे का होल स्क्वायर। तो हमने ट्रिक लगा के इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखा, और परफेक्ट स्क्वायर में लिखने के बाद आपके पास एक अलजेब्राइक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होगा, ये अप्लाई करेंगे। ए का काम करेगा आपका ये डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, बी का काम करेगा अंडर रूट 2 एम डी। तो इसको अगर लिखा जाए तो ये आपको मिलेगा इस तरीके से, ए माइनस बी यानी कि ए को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, ये ए हो गया आपका पूरा, और माइनस बी यानी कि माइनस अंडर रूट 2 एम इंटू डी बीच में लिखा है मैंने। ठीक है, और फिर ए प्लस बी, ए को लिख देता हूं डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए की वैल्यू है। ठीक है, और प्लस बी प्लस में अंडर रूट 2 एम डी लिख देता हूं इक्वल टू 0। और ये दो फैक्टर आपके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गए, जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। दोनों को अलग अलग 0 लिख देता हूं, यहां पर भी और यहां पर भी, डी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एम डी प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में श्रीधराचार्य रूल लगेगा, दोनों में श्रीधराचार्य रूल में लगा देता हूं। यहां से आपको मिलेगा डी इक्वल टू माइनस बी, ए की वैल्यू है 1। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 2 एम, सी की वैल्यू है एम स्क्वायर। डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर भी ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है अंडर रूट 2 एम, और सी की वैल्यू है एम स्क्वायर। तो ये एबीसी की जगह पे यूज हम कर देंगे। ठीक है, इससे आपको मिलेगा माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2 एम, प्लस माइनस अंडर रूट
बी का स्क्वायर यानी कि माइनस अंडर रूट टू एम का स्क्वायर, माइनस अंडर रूट टू एम का स्क्वायर, जिसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं माइनस अंडर रूट टू एम का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा प्लस अंडर रूट टू बन जाएगा टू में और एम स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, एक स्टेप कम हो जाएगी। ये होगा आपका टू एम का स्क्वायर, फिर माइनस फोर ए सी, ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू है एम स्क्वायर, और अपोन में टू इंटू ए की वैल्यू है वन, तो ये आएगा हमारा। सेम तरीके से आप इधर की तरफ भी सीधे तरह चारे लगाएंगे, डी इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है अंडर रूट टू एम और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट टू एम का स्क्वायर जो कि टू एम स्क्वायर मिलेगा, माइनस फोर ए सी, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू एम स्क्वायर और डिवाइड में टू इंटू ए यानी कि टू रहेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो डी इक्वल टू यहां से आपको मिला रूट टू एम प्लस माइनस, और ये देगा आपको टू एम स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर का अंडर रूट, और जब भी अंडर रूट के अंदर निगेटिव आता है तो उसको हम आई में बदल देते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर को हम एम लिख देंगे, एम स्क्वायर को हम बाहर अंडर रूट से लेंगे और एम लिख देंगे, बचा टू, टू रूट के अंदर रहेगा और डिवाइड बाई टू। ठीक है, सेम तरीके से यहां पर करने वाले हैं, डी इक्वल टू यहां पर भी सेम करेंगे, माइनस के रूट टू एम और प्लस माइनस यहां पर भी माइनस टू एम स्क्वायर आएगा, माइनस अंडर रूट के अंदर है तो आई बन जाएगा, एम स्क्वायर को एम लिख देंगे और रूट टू सेम रहेगा, डिवाइड बाई टू। और अगर टू से इसको डिवाइड कर दे तो आपका ये रूट इस तरीके से मिलेगा आपको, एम अपॉन रूट टू, ये टू से रूट टू कट जाएगा, प्लस माइनस आई एम अपॉन, ये भी रूट टू से टू कट जाएगा तो रूट टू बनेगा। ठीक है, अगर इस रूट की बात करें डी इक्वल टू, इसको भी काट देंगे तो ये माइनस के एम अपॉन रूट टू प्लस माइनस आयोटा एम अपॉन रूट टू, तो ये हमारे रूट आ जाएंगे। अगर रूट को देखा जाए दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट भी है, इक्वल मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर रियल पार्ट पॉजिटिव है और यहाँ पर रियल पार्ट निगेटिव है, तो ये जो दो पेयर आपको कॉम्प्लेक्स रूट के मिले हैं दोनों अलग अलग है। कॉम्प्लेक्स रूट आते ही आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर जो है हमें सी एफ का केस थ्री, मेथड थ्री हमें लगाना है। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स पेयर के लिए होता है। तो पहले पेयर के लिए हम लिखेंगे सी एफ, देयरफॉर सी एफ फर्स्ट पेयर के लिए होगा ई की पावर में जो रूट आया है रियल पार्ट लेंगे उसका, एम अपॉन रूट टू रियल पार्ट इंटू एक्स, और सी वन कोस इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स प्लस सी टू साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा इस रूट के लिए होगा। ऐसे ही दूसरा रूट के लिए हम लिख देंगे, दूसरे रूट के लिए अगर बात करें तो ये वाला रूट है, इसमें भी ई की पावर में रियल पार्ट इस रूट का माइनस एम अपोन रूट टू होगा, ये माइनस एम अपोन रूट टू इंटू एक्स। ठीक है, माइनस एम अपोन रूट टू इंटू एक्स। सी वन सी टू हम ले चुके हैं तो वहां पर सी थ्री और सी फोर लेना है, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो ये आपका होगा सी थ्री कोस इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स प्लस सी फोर साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि चार ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सी वन सी टू सी थ्री फोर, सी थ्री सी फोर, चार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे ही आएंगे, और इस तरीके से हम इसका सी एफ लिख देंगे, और इक्वल का पार्ट है आपका जीरो, इसलिए पी आई होगा जीरो, और जनरल सोल्यूशन लिख देना है आपको अपने आप, सी एफ और पी आई को ऐड करके लिखना है। ठीक है, वही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि रूट निकालने में स्टूडेंट काफी गड़बड़ी करते हैं, स्पेशल ट्रिक क्वेश्चंस भी है ये। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि आपको दे दिया जाए डी की पावर फोर प्लस वन इक्वल टू, डी की पावर फोर प्लस वन वाई इक्वल टू जीरो, ये भी सेम तरीके से होना है, एम की वैल्यू वन चलेगी, डी की पावर फोर प्लस एटी वन, सॉरी, हाँ ठीक है, y इक्वल टू जीरो, इसमें m की वैल्यू थ्री चलेगी। ठीक है, ऐसे ही d की पावर फोर
प्लस 16 y इक्वल टू 0। ये सभी के सभी क्वेश्चन एक जैसे है, इसमें सब में सेम ही कॉन्सेप्ट से चलना है, बस m चेंज होगा, ये करिएगा अपने आप। उसके बाद हम लेते हैं 3 पावर होगी, 4 पावर होगी, 6 पावर का क्वेश्चन लेते हैं, d की पावर 6 माइनस वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर जो है आपको कैपिटल D की वैल्यू दी है d अपॉन डी जेड, यानी कि जो CF लिखा जाएगा वो Z में लिखेंगे। ठीक है, CF किस में लिखना है आपको, फाइनल आंसर आपका Z में आना चाहिए, y इक्वल टू CF जो है Z की फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब इसको ना अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट करके अलजेब्राइक फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम डी की पावर 6 को लिख सकते हैं डी की पावर 3 का होल स्क्वायर, डी की पावर 3 का होल स्क्वायर, डी की पावर 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो डी की पावर 6 ही आएगी, और माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने क्यों लिखा, ताकि मैं इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकूं। ए की अगर बात करें तो ए होगा हमारा डी की पावर 3, ए हो जाएगा यहाँ पर डी की पावर 3 और बी हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यानी कि डी की पावर 3 माइनस 1, और फॉर्मूला होगा आपका डी की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, ए की वैल्यू रख दी डी की पावर 3 और बी की वैल्यू रख दी इसमें 1, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। और फिर आपके पास अलजेब्राइक फॉर्मूले होते ही है, वो भी आपको बता देता हूं मैं। वो फॉर्मूला होता है आपका, अच्छा ये लिखे हुए ऑलरेडी वहां पर लिखे हैं फॉर्मूले हमारे। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और वो फॉर्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। पहला फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहले फैक्टर में, दूसरा फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरे फैक्टर में। ए की वैल्यू डी और बी की वैल्यू 1 रख देंगे, तो इससे फैक्टराइज होकर के आपको मिलेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसी इससे फैक्टराइज होकर मिलेगा आपको ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको अलजेब्राइक फॉर्मूलों को यूज करते करते इस तरीके से इस फैक्टर में ले आएंगे और इस फॉर्म में आ जाएगा जिसमें हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो दो फैक्टर है, एक तो ये फैक्टर और एक ये फैक्टर, दोनों के दोनों रियल रूट देंगे, स्टार्टिंग में लिख लिया। ठीक है, एक फैक्टर ये है इक्वल टू 0, एक फैक्टर ये है इक्वल टू 0, दोनों में श्रीधराचार्य रूल लगेगा। यहां से जो आपको रूट मिलेगा वो मिलेगा d इक्वल टू 1, और यहां से आपको रूट मिलेगा d इक्वल टू -1। दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आए हैं। ठीक है, और अगर यहाँ की बात करें तो उसमें श्रीधराचार्य रूल लगाना, d इक्वल टू जैसे अभी लगाया था m वाले क्वेश्चन में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाना। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा -1/2 प्लस माइनस आई रूट 3/2। ये आपको सॉल्व करके मिलेगा, डायरेक्ट मैंने लिखा है। इसमें भी श्रीधराचार्य रूल लगाना, श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे तो d इक्वल टू ये आपको देगा प्लस के 1/2 प्लस माइनस आई रूट 3/2। कैसे आएगा, चलो मैं एक को बता देता हूँ। जैसे कि डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो d इक्वल टू माइनस बी, ए की वैल्यू 1, ठीक है, बी की वैल्यू है इसमें -1, ठीक है, और सी की वैल्यू है 1। ए बी सी की वैल्यू रख दो माइनस बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac जो कि 1 ही देगा अपॉन में 2 इंटू ए। सॉल्व करके आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। इसका मतलब होगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का मतलब आयोटा, और रूट 3/2, 2 को मैं अलग अलग लिख दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही दोनों में आपको श्रीधराचार्य रूल लगाना है, या आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कैलकुलेटर से आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर रूट आपको देखने को मिलेगा। वो कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस रूट के लिए बताता हूँ, रूट ये आपको अगर देखेंगे तो कैलकुलेटर से आएगा 0.5 प्लस माइनस आई, और अंडर रूट 3/2 को सॉल्व करके आपको देगा वो लगभग शायद 0.86 समथिंग ये वैल्यू देगा। तो कैलकुलेटर से ऐसे आएगा, ठीक है, और आपने निकाला है फ्रैक्शन फॉर्म में -1/2 3/2 की फॉर्म में, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, दोनों में किसी में भी किसी को भी यूज कर दो, चाहे कैलकुलेटर वाला ये यूज कर दो, ये यूज कर दो, दोनों से आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब हमें CF को लिख देना होता है, देयरफॉर CF इक्वल टू, पहले अगर देखें तो यहाँ पर d की वैल्यू 1 और -1 है, यानी कि दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए केस 1 लगेगा। तो केस 1 ये कहता है कि C1 e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू एक्स
प्लस C2 ई की पावर में दूसरा रूट इंटू एक्स। ये हमारा इसके लिए होगा जो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूं, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स पेयर रूट है और ये भी कॉम्प्लेक्स पेयर रूट है, लेकिन दोनों अलग अलग है। यहाँ पर रियल पार्ट 1/2 है, यहाँ पर रियल पार्ट -1/2 है। तो दोनों में आपका कौन सा केस लगेगा? केस 3 लगेगा। केस 3 लगा देते हैं। e की पावर में x में आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, x में आंसर नहीं लिखना है, आंसर लिखना है z में, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मुझे ये रहता है कि वीडियो को शॉर्ट टाइम में जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए मैं ये चीजें फॉरगेट कर जाता हूँ। आपको फॉरगेट नहीं करना है, ठीक है। अगर x जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो CF जो है हमें z में लिखना है यहाँ पर, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल z दिया है। तो C1 e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू जेड प्लस C2 e की पावर में दूसरा रूट इंटू जेड, फिर प्लस इसके लिए केस 3 लगाएंगे, e की पावर में रियल पार्ट इंटू जेड। C1 C2 आ चुका है, C3 लेंगे, C3 कोस इमेजिनरी पार्ट इंटू जेड प्लस C4 साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू जेड, ठीक है। अब इसके लिए लिखेंगे सेम केस 3 से, है ना। C4 तक ले चुके हैं, आगे C5 C6 यूज करना है। e की पावर में रियल पार्ट इंटू जेड C5 कोस इमेजिनरी पार्ट इंटू जेड C6 साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू जेड। और चूंकि इक्वल का पार्ट 0 है तो पी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। देयरफॉर फाइनल आंसर आपका आएगा y इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है। ये हमारा जो है इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। लास्ट में आप CF और PI को ऐड करके लिख देंगे अपने आप। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल z दिया था, तो z में ही आंसर लिखे। मैं इसलिए भूल जाता हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं कुछ चीजें जो यूजुअल है उसको पहले से ही लिख के रखता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा आपका बच जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, d-2 का होल स्क्वायर d² प्लस 4 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। d-2 की पावर 2 है, इसलिए इसको हम दो बार लिखेंगे, d-2 इक्वल टू 0, d-2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी d² प्लस 4 का होल स्क्वायर 0 है, तो इसको भी हम दो बार लिखेंगे, d² प्लस 4 0, d² प्लस 4 0, ठीक है। यहाँ से तो आपको दोनों सेम वैल्यू मिलेगी, d इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने का तरीका जस्ट अभी बताया ही था कि d² को हम -4 लिख देंगे, और माइनस का मतलब होता है इक्वल में i² इंटू 4, और i² इंटू 4 का मतलब होगा i² 2 का स्क्वायर। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू प्लस माइनस i इंटू 2 आएगी, जिसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 0 प्लस माइनस i इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इसके रूट निकाले, और ये आपको मिलेगा d इक्वल टू प्लस माइनस आई इंटू टू, डी इक्वल टू प्लस माइनस आई इंटू टू। दोनों को हमने सेम पेयर आए हैं, दोनों को एक साथ लिख देंगे, 0 प्लस माइनस आई इंटू टू, 0 प्लस माइनस आई इंटू टू। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कौन कौन सा केस CF का लगेगा, कौन कौन सा मेथड लगेगा, दो रियल और इक्वल रूट केस 2 लगेगा। यहाँ पर दो इक्वल पेयर कॉम्प्लेक्स रूट के हैं, केस 3 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम CF को लिख सकते हैं, CF होगा हमारा दो रियल और इक्वल रूट के लिए C1 प्लस C2x और e की पावर में जो रूट है इंटू एक्स। C1 C2 ले चुके, आगे C3 C4 लेना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स इक्वल रूट के लिए होता है e की पावर में रियल पार्ट जो है इंटू एक्स। C2 ले चुके हैं, C3 प्लस C4x और e की पावर में सॉरी C3 प्लस C4x और cos इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, इमेजिनरी पार्ट 2 है, और आगे C5 प्लस C6x साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो इक्वल रूट के लिए केस 2 लगाएंगे, ठीक है, और दो इक्वल कॉम्प्लेक्स पेयर रूट के लिए आपका केस 3 लगेगा। और इस तरीके से हम CF को फाइंड कर सकते हैं। इक्वल का पार्ट चूंकि 0 है तो PI हमारा 0 होगा, और जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन होता है CF और PI को ऐड करके लिखना होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर में 2x
और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है c3 प्लस c4x cos 2x और प्लस c5 प्लस c6x और sin 2x। ठीक है, तो ये हमारा जो है जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होगा। अब आता है आपका लास्ट केस, सीएफ को निकालने का लास्ट मेथड। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना रूट निकालते हुए श्रीधराचार्य रूल तो लगाना पड़ता ही है, लेकिन वो आई की फॉर्म में नहीं आता। जब वो आई की फॉर्म में नहीं आएगा तो जो रूट आपका बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा। इसको सर्ड रूट कहते हैं। इसको आपको श्रीधराचार्य रूल से ही निकालना है, लेकिन इसको कौन सा रूट बोलते हैं, सर्ड रूट बोलते हैं। और इसको लिखने के दो तरीके हैं सीएफ को, या तो उसमें केस 1 लगाओ रियल और डिस्टिंक्ट रूट वाला, या हाइपरबोलिक में इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि कोस हाइपरबोलिक को ऐसे लिखते हैं, फिर एंगल लिखते हैं, कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है, और इसका मतलब साइन एच अगर लिखा है तो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। हाइपरबोलिक फंक्शन में हमेशा कोस साइन टेन के साथ में एच को मिला के लिखना है। ये हाइपरबोलिक की नोटेशन है। एंगल होता है इसमें ये वाला एक्स, ये हाइपरबोलिक की नोटेशन है। एंगल होता है इसमें एक्स। कभी भी इसको ऐसे मत लिखना कि कोस एच एक्स। ठीक है, ये एंगल में चला गया तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में एक अलग फंक्शन होता है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। तो हाइपरबोलिक में लिखते हैं या तो सीएफ को सर्ड रूट के लिए, या फिर उसमें केस 1 लगाते हैं। 80% जो आप आंसर मैच करेंगे वो हाइपरबोलिक में लिखा होता है, और 20% में ये केस 1 से होता है। ठीक है, अगर आपका एक पेयर सर्ड रूट का आए अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा टाइप का, तो सीएफ लिखा जाएगा इस तरीके से कि यहाँ पर जो ये अल्फा है ई की पावर में अल्फा एक्स, C1 कोस हाइपरबोलिक, ये ध्यान रखना, कोस हाइपरबोलिक इमेजिनरी, सॉरी इमेजिनरी नहीं कहेंगे इसको, अंडर रूट बीटा वाला पार्ट इंटू एक्स, प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक और अंडर रूट बीटा वाला पार्ट इंटू एक्स। एक तो तरीका ये होता है, कृपया पहला मेथड लगाओ, टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट वाला। पहला रूट इसमें होगा अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, और दूसरा रूट इसमें होगा अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा। तो C1 ई की पावर में फर्स्ट रूट इंटू एक्स, C2 ई की पावर में दूसरा रूट इंटू एक्स। ये दो मेथड होते हैं इसको लिखने के, दोनों में से किसी को यूज कर दो, नंबर आपको फुल मिलेंगे इससे। ऐसे ही अगर दो इक्वल सर्ड रूट का पेयर आपको देखने को मिल जाए, तो उसका सीएफ लिखा जाएगा e की पावर में अल्फा एक्स C1 प्लस C2 एक्स कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स C3 प्लस C4 एक्स साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स। मतलब जो आपको कॉम्प्लेक्स वाला थर्ड केस था लगभग सेम है, बस वहां पे आई आता है पेयर में, यहाँ पर आई नहीं आएगा। यहाँ पर हाइपरबोलिक में इसका आंसर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, डी की फॉर्म में लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, श्रीधराचार्य से इसका रूट निकालेंगे। डी इक्वल टू ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -8, सी की वैल्यू है 9। तो माइनस बी का मतलब माइनस -8 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -8 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए। फॉर्मूला लगाया, इससे आपको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा 64, और यहाँ पर मिलेगा आपको 36 अपॉन 2, और ये आपको देगा डी इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 36, जो कि अंडर रूट के अंदर आपको देगा अंडर रूट 28 अपॉन 2, और इसको भी अगर हम लिखे तो ये मिलेगा आपको 4 प्लस माइनस 2 2 4 और 7 28, यानी कि 2 बाहर और अंडर रूट 7 अंदर अपॉन 2, 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 अपॉन 2। यानी कि अगर इसको थोड़ा सा और सही से लिख दे, इससे आपको मिलेगा डी इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा अंडर रूट 7। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए लगाया तो श्रीधराचार्य रूल ही है, लेकिन इसमें आई नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं है। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो पॉइंट की फॉर्म में देगा, इसमें केस 1 आप लगा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7 है, यानी कि ये वाला एक पेयर सर्ड रूट का आया है, तो इस तरीके से हम सीएफ को लिख सकते हैं। देयरफॉर सीएफ यहाँ पे लिखा जाएगा ई की पावर में
ये पार्ट यानी कि 4 इंटू एक्स, और C1 कोस हाइपरबोलिक ये अंडर रूट बीटा वाला पार्ट इंटू एक्स, प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा इंटू एक्स। इस तरीके से आप CF लिखेंगे, या फिर दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, केस 1 की फॉर्म में। ठीक है, केस 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो C1 एक कांस्टेंट e की पावर में जो पहला रूट है पॉजिटिव के साथ में ले लेंगे, इंटू एक्स, प्लस C2 e की पावर में जो दूसरा रूट है निगेटिव के साथ में ले लेंगे, इंटू एक्स। और चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे पी जीरो है, इक्वल का पार्ट जीरो होने से, तो लास्ट में आपको CF और पी को ऐड करके लिख देना होता है। दो तरीके हैं, या तो आप हाइपरबोलिक में लिखो या केस 1 में लिखो, दोनों से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका CF को निकालने का फोर्थ केस होता है, फोर्थ मेथड होता है। तो इस तरीके से आपके चारों मेथड जो है, इस तरीके से आपके चारों मेथड कंप्लीट हो जाते हैं CF को निकालने के लिए। अब कुछ ये होम असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये सभी क्वेश्चंस ऐसे ही है जैसे मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर का यूज करो तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, 3 पावर 4 पावर 6 पावर में इक्वेशन है तो उसको अलजेब्राइक जो फॉर्मूले है सबसे पहले उसमें कन्वर्ट करके फैक्टराइज करो, फिर क्वाड्रेटिक वगैरह की फॉर्मूले लगाओ। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। रूट निकालना अगर आपको आता है तो CF आप हर क्वेश्चन में निकाल देंगे, और CF निकाल देंगे तो इस पूरी यूनिट का आधा क्वेश्चन आपका CF से ही हो जाना होता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट में कहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में फैक्टर अलग अलग कर देने, रूट निकालना है। यहाँ पर दो पेयर जो है इक्वल आए हैं कॉम्प्लेक्स रूट के। ठीक है, और यहाँ पर एक डिफरेंट पेयर जो है कॉम्प्लेक्स रूट का आया है। तो दो पेयर के लिए इक्वल रूट वाला मेथड लगाएंगे आप, और डिफरेंट पेयर के लिए आप ये वही सेम कॉम्प्लेक्स रूट का ही मेथड लगेगा, लेकिन वो अलग से लिखा जाएगा। अगर इसके CF को मैं लिखूं तो CF यहाँ पर आएगा, इन दो इक्वल पेयर के लिए लिखा जाएगा, इसका रियल पार्ट इंटू एक्स की पावर में C1 प्लस C2x कोस इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, C3 प्लस C4x और साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स। ये इन दो इक्वल पेयर के लिए हो गया। ये डिफरेंट पेयर है लेकिन केस 3 ही लगेगा। e की पावर में -1/2x रियल पार्ट इंटू एक्स। C4 तक ले चुके हैं, आगे कांस्टेंट C5 आएगा, C5 कोस √3/2x और C6 साइन √3/2x। तो इसका ये CF होगा, PI यहाँ पर 0 है, लास्ट में आप दोनों को ऐड करके लिख देंगे। इसमें भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिंट दे करके, हिंट क्या है तो पूरा ही सॉल्व हो गया। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा अपने आप। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको CF निकालना सिखाया, और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे और मैक्सिमम पावर तक कितने आ सकते हैं सबको मैंने एक ही लेक्चर में कवर किया। अब ये जो लेक्चर है आगे के लेक्चर्स में हर क्वेश्चन में यूज होना है। इस पूरी यूनिट में जितने भी चैप्टर बनेंगे सब में CF और PI निकालना होगा। तो ये पहला चैप्टर बहुत अच्छे से आप समझ के चले। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि हमारे चैनल पर इस तरीके से मैथमेटिक्स 1 2 3 4 DSTL सभी वीडियोस अपलोडेड है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा, और डे बाय डे मैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी आपकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।